टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आज की मेरी इस अति महत्वपूर्ण कक्षा में। भाई बड़ा ही सरल सवाल पूछता हूं। 1947 के पहले और 1947 के बाद, यहाँ 1947 का अर्थ 1947 नहीं है, बल्कि हम चर्चा कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 के। 15 अगस्त 1947 के पूर्व क्या नहीं था जो 15 अगस्त 1947 के बाद आ गया। पॉलिटिकल साइंस को बड़ा ग्रास रूट लेवल से मैं समझाने के लिए जो है आज आपके सामने, आप जवाब दोगे कि सर बहुत ही बड़ा बोलचाल के भाषा में आज हम लोग समझेंगे एक टॉपिक को। और टॉपिक सबसे पहले कि आपके मन में कोई प्रकार का संशय ना हो, किसी प्रकार की दुविधा ना हो, तो आपको ये मैं बता देता हूं कि जी हाँ, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हिंदी भाषा भाषी और जो गैर हिंदी भाषा भाषी हैं वह फंडामेंटल राइट। मैं आज जो चर्चा करूंगा आज फंडामेंटल राइट को लेकर करूंगा और बड़े ही सरलता से आपको समझाने का कष्ट करूंगा कि आपको याद रहे। आपसे सवाल है कि भाई क्या नहीं था 1947 के पहले, 15 अगस्त के पहले। बोलोगे सर आज़ादी नहीं थी। 15 अगस्त 1947 के बाद आज़ादी मिली। आज़ादी मिली, याद रखना। पॉलिटी जो पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ते हो, याद रखना 15 अगस्त 1947 को हमें क्या मिली? आज़ादी मिली, कुछ और नहीं मिला। आज़ादी का जो दूसरा, आज़ादी के बाद जो एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण टर्म पॉलिटिकल साइंस में आता है वो है संप्रभुता। और ऐसा माना जाता है कि संप्रभुता जो है ना, जब आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो आती है। तो चलिए भाई, संविधान भी बन गया, काफ़ी भरा पूरा संविधान है, दुनिया के सभी संविधानों का निचोड़ है, सभी संविधानों के बृहद अध्ययन किया हमारे संविधान निर्माताओं ने और सारी अच्छाइयों को पिरोकर भारतीय संविधान की रचना की, सुधार के साथ एकदम द बेस्ट बनाकर, न कड़ा न मुलायम, कुछ भी नहीं, बिल्कुल जो एक राष्ट्र के लिए आवश्यक होता। अब सवाल है कि लोगों का क्या? लोगों का क्या? Why we can say that monarchy system was bad with respect to democracy? क्यों हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र राजतंत्र से अच्छा है? इसलिए कहते हैं ना भाई कि सबकी भागीदारी होती है। ये तो एक पहलू हुआ यार कि सबकी भागीदारी होती है। दूसरा पहलू है ना कि इसमें जनता के भी अधिकारों को निश्चित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वी आर जस्ट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर मेरा नाम कुछ है तो मुझे मेरे नाम से जाना जाए। जनता के भी कुछ अधिकार हैं। अभी कल ही तुम लोग पढ़े होगे कि किसी सेलिब्रिटी ने कहा कि अगर बाघों को भी वोट देने का अधिकार होता तो उनकी भी बातें सुनी जाती। यह एक पहलू हुआ मजाक का। दूसरा पहलू हुआ कि इसका मतलब कि भाई जनता के जो अधिकार हैं जिसके कारण जनता की बातों को सुना जाता है। अगर अधिकार ही न रहे तो जनता की बात को कौन सुनेगा? तो उन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कि भाई इसको दबा उबा नहीं दिया जाए, इसको बदल नहीं दिया जाए, जो हमारी जनता है उसके अधिकार रहें, उसके लिए एक कैटेगरी बनाया गया, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी बनाया गया, जिसे कहा गया कि भाई मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मतलब मूल अधिकार। ये अधिकार तो जनता को मिलने ही चाहिए। इन अधिकारों से जनता को कोई वंचित नहीं कर सकता है। दैट वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट और बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ दिस सेगमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। ये इसका कारण था कि कुछ अधिकार बिल्कुल स्पष्ट हो जो किसी भी परिस्थिति में जनता से नहीं छीने जाने चाहिए। और उन्हीं अधिकारों को कहा गया मौलिक अधिकार। उन्हीं अधिकारों को कहा गया मौलिक अधिकार। मूलतः जो मौलिक अधिकार है यह संविधान के भाग 3, मूलतः जो संविधान है उसके भाग 3 में अनुच्छेद
याद रखने की आवश्यकता है कि यह जो मौलिक अधिकार हैं इसका वर्णन हमारे संविधान के किसमें है, भाग 3 में है। किसमें है, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। इसमें, इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में भारतीयों को, यहाँ के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसकी चर्चा है, भाग 3। इसमें वो चर्चा कर दिया गया कि भाई ये सभी अधिकार जो है ना, इससे आप जनता को महरूम नहीं कर सकते। अब सवाल आएगा दिमाग में कि भाई कुछ मौलिक अधिकार को सर कुछ कैटेगरी वाइज भी बांटा गया है क्या? तो सबसे पहले हम कहेंगे हाँ। तो मूलतः जो मौलिक अधिकार हैं वह निम्नलिखित हैं। मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला है समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार। एकदम देखो कितना आसानी से याद रखना है कि भाई मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ है, भाग 3 में है। अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 12 से 35 है। कौन कौन से हैं उसकी चर्चा शुरू हो गई कि पहला क्या है, समानता का अधिकार है। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अभी मैं चर्चा करूंगा, बड़ा विस्तार से और सरल भाषा में करूंगा भाई। शोषण के विरुद्ध अधिकार आज इतनी सरल भाषा में चर्चा करूंगा कि मौलिक अधिकार जो है ना तुम्हारे दिमाग में रहे, ताकि तुम्हें अगर कहीं किसी को बताने का जरूरत है ना तो कुछ बातें तो दिमाग में रह ही जाए। फिर चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा क्या है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। छठा क्या है तुम्हारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सातवां क्या था, सातवां क्या था, जब संविधान की रचना हुई तो उसमें जब हमारे मौलिक अधिकारों की बात हुई तो समानता का अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार था, शोषण के विरुद्ध अधिकार था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्र अधिकार था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार था मतलब, अब समझो इस बात को। अभी सबसे पहला चीज, सबसे पहले तो हम लोग यह समझ लें कि भैया पहले क्या था जो अब नहीं रहा, तो पहले उसको काट के हटा देंगे चर्चा करके, और उसके बाद फिर व्याख्या करेंगे। तो यह संपत्ति का जो अधिकार है ना, ये संविधान में हम लोगों को मिला, लेकिन बाद में पाया गया कि अरे भाई ये तो बड़ा विचित्र अधिकार है, इसमें तो संपत्ति जमा करते जाओ, जमा करते जाओ। संपत्ति का अधिकार का सबसे बड़ा कुप्रभाव समझो कि वाई द राइट ऑफ प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्लियर। क्यों हटाया गया? संपत्ति का अधिकार का सबसे बड़ा चीज था कि अगर इसको मूल अधिकार में रखा जाएगा, मतलब यह जो भारतीय जो परिवेश है, भारतीय जो परिस्थिति है, उसमें गरीबी और अमीरी की खाई को बढ़ाते जाते। अगर संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में होता तो बैंकों का न राष्ट्रीयकरण हुआ होता। कई सरकार की कई बार ऐसी परियोजनाएं आती हैं जिसमें सरकार जो है अपने परियोजनाओं को पूर्ण करने के प्रति प्रतिबद्ध होती है, लेकिन अभी सरल भाषा में हम समझाते हैं। अगर संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार होता तो क्या होता? जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ वो होता? बोलोगे नहीं होता। कोई कितना भी पैसा जमा कर रहा है आप उससे छीन ही नहीं सकते हैं, उसका अधिकार है, मौलिक अधिकार। तीसरा घाटा, आज पूरे भारत में सड़कों का जाल बना, कई प्रकार की कल्याणकारी परियोजनाएं सरकार के द्वारा लाई गई, क्रियान्वित की गई, आज चल रही हैं। अभी जैसे सड़कें बनती हैं, अभी आप पटना में बड़ा बर्निंग है, बिहार के राजधानी पटना में बड़ा ही बर्निंग एक रोड है, पटना गया डोभी रोड, उसको चौड़ा किया जा रहा है। क्यों? सभी लोग जानते हैं कि बोधगया राजगीर जो है हमारे लिए बड़ा ही विशिष्ट स्थान रखता है प्रत्येक भारतवासियों के लिए।
तो पटना से, राज्य की राजधानी से वहां पहुंचने की सुलभता के लिए रोड का चौड़ीकरण होना था। अब भी क्या है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। तो होता क्या है, सरकार गजट निकाल देती है, नोटिफिकेशन निकाल देती है कि भैया ये जमीन ले लिया गया है, आप आइए और अपना मुआवजा लेकर जाइए। आपको लेना है, यू हैव टू टेक द कंपनसेशन अमाउंट। लेकिन अगर ये अधिकार होता, तुम कहते मैं नहीं दूंगा, सरकार तुम पे जबरदस्ती नहीं कर सकती थी। लेकिन आज क्या है कि सरकार तुमसे वो चीज ले सकती है, और यही कारण था कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, यही कारण था कि संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया राष्ट्र के विकास के लिए। याद रखना, गरीबी और अमीरी की खाई बढ़े नहीं इसके लिए, अवरोध बढ़े नहीं इसके लिए। अब जो है सरकार ने एक अधिकार जोड़ दिया है मौलिक अधिकार में, शिक्षा का अधिकार, एडुकेशन एम्पावरमेंट। बोलोगे ना, ये शिक्षा का अधिकार है अब मौलिक अधिकार। आप किसी को पढ़ने से रोक नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है शिक्षा ही परिस्थिति को बदल सकती है। आज के समय में इफ आई हैव टू बिकम like Ambani, Adani and all, then we are having a single factor, supportive factor, and that one is education. शिक्षा के बल पर ही हम आज कहीं भी चुनौती दे सकते हैं। एक व्यक्ति, एक बालक संघर्ष करता है, कई मोटिवेटरों का आप सुनते होंगे, संघर्ष किया, माँ काम करती थी, बेटा पढ़ा IAS बन गया, बदल गया, उसका समाज बदल गया, उसका परिवेश बदल गया, उसका संघर्ष बदल गया। आप शिक्षा ही एकमात्र माध्यम है जिससे आप अपने वातावरण को, अपने परिवेश को, अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं। इसलिए, लेकिन देर आया दुरुस्त आया, आज सरकार के अनुसार शिक्षा के अधिकार को भी मौलिक अधिकार में रखा गया। सो टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट द 7 फंडामेंटल राइट। जो फंडामेंटल राइट है, इस 7 पर अब चर्चा करेंगे। देखो, इसको सुना करो, मेरी जो कक्षाएं होती है ना, सुन लो 2 बार, समझ में आ जाएगा। अब पहला है कि सर आपने तो बता दिया कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार, मूल अधिकार जो होने चाहिए, जिससे हमें महरूम नहीं किया जा सकता है। और सेगमेंट अब शुरू हो रहा है, समानता का अधिकार। समानता का जो अधिकार है, इसका चर्चा अनुच्छेद 14 से 18 में है। कितना में है? अनुच्छेद 14 से 18 में है। 12 से 35 कुल है। समानता के अधिकार की चर्चा कहां से हो रही है? अब देखो, अब मजा आएगा तुमको। 14 से 18, इसको से लिख दो भैया, हम लोग गलती खोजने में माहिर होते हैं। 14 से 18। तो अब तुम बोलोगे कि सर 12 से 35 बोला, 14 से 18 है, पहला समानता है, 12-13 कहां गया? जानना है इसको भी ना। तो याद रखना है कि जो अनुच्छेद 12 एवं 13 है, उसमें मौलिक अधिकारों के बारे में सामान्य उपबंध, सामान्य उपबंध मतलब जनरल प्रोविजंस, अनुच्छेद 12 और 13 में जनरल प्रोविजंस की चर्चा की गई है। इसीलिए 12 और 13 छोड़ के 14 से शुरू होता है। क्यों? चूंकि अनुच्छेद 12 और 13 में मौलिक अधिकार से संबंधित जनरल प्रोविजंस की चर्चा है कि भाई 12वें अनुच्छेद में राज्य किसको कहते हैं। अच्छा, पॉलिटी पढ़ते हो ना, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट? राज्य किसको कहते हैं? दिमाग में आएगा बिहार राज्य है सर, उत्तर प्रदेश राज्य है, उधर मैं जाट हूं हरियाणा का, हरियाणा राज्य है। याद रखना, पॉलिटी में, पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब राष्ट्र होता है। जब राज्य की परिभाषा होती है तो राज्य की परिभाषा का अर्थ हम ये नहीं मानते हैं कि बिहार की परिभाषा हो रही है। राज्य मतलब देश, सबसे बड़ी चीज इसको याद रखना है। तो अनुच्छेद 12 जो है उसमें राज्यों को परिभाषित किया गया है। फिर अनुच्छेद 13 उन कानूनों के विषय में है कि जो आज़ादी के पहले थे, अब भाई वो रहेंगे या निरस्त कर दिए जाएंगे, जो हितकारी होंगे, इनकी चर्चा की गई अनुच्छेद 12 और 13 में। अब 14वें अनुच्छेद से शुरू होता है, मतलब याद रखना है कि 12 से 35, तो 12-13 यह क्या है? जनरल प्रोविजंस। क्या है? जनरल प्रोविजंस की चर्चा है। अब 14 से 19, 14 से 19 ये किस चीज का है? एकदम याद रखो, इस तरह से याद रखो, पॉलिटी को जेब में रख लेना है भाई, दिमाग से कौन हटा देगा पॉलिटिकल। तो 14 से 19, 14 से 18, 14 से 18 में किस चीज की चर्चा है? 14 से 18 में चर्चा है तुम्हारे समानता के अधिकार। अब सवाल आएगा
कि समानता का अधिकार का मतलब क्या है सर, सरल भाषा में बता दीजिए। एकदम सरल भाषा में बता देता हूँ। समानता का अधिकार मतलब ऐसा नहीं है कि मैं और मेरे गांव का दूसरा आदमी दोनों देखने में समान हो। समानता का अधिकार सरल भाषा हिंदी भाषी में बता देते हैं कि समानता के अधिकार का मतलब है कि भारतीय संविधान में इसकी चर्चा है कि कानून सबके लिए समान है। बस एक लाइन याद रखियो कि कानून के नजर में माल्या साहब के लिए भी वही आरोप लगाए जाएंगे, वही धाराएं लगाई जाएंगी गलतियों पर जो मेरे लिए लगाई जाएंगी। ऐसी सरकार की मंशा थी, ऐसी सरकार की योजना थी। अब इस पर अभी हम अपने क्लास में क्रिटिक्स के मूड में नहीं जाएंगे कि सर ऐसा होता तो नहीं है या यह प्रैक्टिकली नहीं दिखता है, ये अलग चीज़ें हैं। किस प्रकार से इन्फ्लुएंस किया जाता है, क्या किया जाता है, उस पर नहीं हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के रिस्पेक्ट में। तो समानता का अधिकार का मतलब है कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई करोड़पति भी हत्या करता है तो उस पर भी हत्या का ही मुकदमा चलेगा, और कोई गरीब भी अगर हत्या करता है तो उस पर भी हत्या का ही मुकदमा चलेगा। यही चीज जो है समानता के अधिकार में मूलतः पाया जाता है। और इसमें जो स्पष्ट चर्चा है कि आप किसी को भी इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं कि अमीरों के लिए ये है और गरीबों के लिए ये नहीं है, सबके लिए कानून एक समान रहेगा, सब पर कानून एक प्रकार से लागू होगा। यही चीज जो है समानता के अधिकार में है। फिर अनुच्छेद 15 में क्या है कि राज्य की ओर से धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट कैन नॉट सेपरेट और डिवाइड, वो बांट नहीं सकती है, वो अलग नहीं कर सकती है, वो भेदभाव नहीं कर सकती है धर्म, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर। बिल्कुल सबके लिए एक समान। अब ये चीज़ें लॉजिकल है कि नहीं, बिहार के बंदे झारखंड नहीं जा सकते हैं जॉब में, झारखंड के बच्चे बिहार नहीं आ सकते हैं जॉब में, चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन समानता के अधिकार की जो है मूल चर्चा इसी में थी। 14 से 18 याद रखना है, सबके लिए कानून बराबर है। कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी भारत के नागरिकों में अंतर समझने की कोशिश न करे। दैट वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस फंडामेंटल राइट, एंड दैट राइट इज नोन एज राइट ऑफ इक्वालिटी। राइट ऑफ, समानता के अधिकार को अंग्रेजी में बोलते हैं राइट ऑफ इक्वालिटी। यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। अब है स्वतंत्रता का अधिकार। अब क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 14 से 18 हो गया, 19 से 22 याद रखना है। यह क्या चीज का है? स्वतंत्रता का अधिकार है। अब लोग क्या चीज का स्वतंत्रता है सर? किस चीज का स्वतंत्रता का अधिकार है सर? भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, वो जेएनयू का विवाद, कि कुछ भी बोल दिया क्या? स्वतंत्रता का अधिकार देने का उद्देश्य यह तो नहीं था कि हम अपने रास्तों को भूल जाएं, हम अपने कर्तव्य को भूल जाएं, हम अपनी विचारधारा को भूल जाएं। स्वतंत्रता जरूरी है। आज़ादी क्यों जरूरी थी? देश की आज़ादी क्यों जरूरी थी? इसीलिए तो जरूरी थी कि भैया हमें किसी के अंदर बंद के रहने की आवश्यकता न रहे, हमें आज़ादी चाहिए। वी वॉन्ट फ्रीडम, एंड दैट्स वाई वी गॉट फ्रीडम इन 15 अगस्त 1947। स्वतंत्रता ही प्रजातंत्र की आधारशिला होती है। स्वतंत्रता ही प्रजातंत्र की आधारशिला होती है। इस चीज को आपको याद रखने की जरूरत है, जिसकी व्याख्या अनुच्छेद 19 से 22 तक में की गई है। इसमें स्वतंत्रता को कई भागों में बताया गया है कि किस प्रकार की स्वतंत्रता, क्या चीज की स्वतंत्रता है। मैं गया और किसी के जमीन पर मैं कब्जा कर लूं, इस बात की स्वतंत्रता। तो सबसे पहला चीज तो स्पष्ट समझ लो कि तुम्हारी स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जहां दूसरे की परेशानी शुरू हो जाती है। If we have to understand that what do we mean by freedom, right of freedom, then we have to keep it in our mind कि भैया हम अगर कहीं किसी को प्रभावित करने लगे ना, तो फिर स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट है वो बदलना शुरू हो जाता है। और इसी के लिए अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का वर्णन किया गया। कैसा स्वतंत्रता, कहाँ वर्णन किया गया? अनुच्छेद 19 में। पहला, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भैया मतलब आदर्श, वो जेएनयू वाली नहीं कि भैया आपके विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप बोलिए जो आपके दिल में है बोलिए, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन तब तक
जब तक आप अपनी मर्यादा में रहें। दूसरी किस चीज की? पहला तो विचारों की अभिव्यक्ति, दूसरा शांतिपूर्ण निशस्त्र एक जगह इकट्ठा होइए किसी आयोजन के लिए। शांतिपूर्ण निशस्त्र मतलब वो तलवार वलवार लेकर नहीं पहुंच जाना, बम गोले लेकर नहीं पहुंचना। तीसरा, संघ या समुदाय के निर्माण की स्वतंत्रता। तीसरा क्या है? संघ या समुदाय के संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता। चौथा, भारत के संपूर्ण भारत में कहीं भी घूमो, भारत के राज्यों और भू क्षेत्रों में निर्विरोध भ्रमण की स्वतंत्रता। कि अब आप बिहार से झारखंड जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से बिहार आ रहे हैं, तो आपको रोक नहीं देगा कि वीजा किधर है, पासपोर्ट किधर है। आप भारत संघ, जो भारत संघ है, गणराज्य है, उसमें कहीं भी आसानी से घूम सकते हैं बिना किसी विरोध के। फिर कहीं भी भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है जिस पर मैं कभी विस्तार से तुम लोगों को समझाऊंगा कि ये बड़ा बाउंडेड है। वो ABC जो क्लाउज लगते हैं ना, 35A इस तरह से करके ABC लगाते रहे हैं। ये 60-65 वर्षों के दौर में कानून ही तो बना है, लेकिन मूलतः जो कॉन्सेप्ट था फंडामेंटल राइट का वो यही था कि आप कहीं भी बस सकते हैं एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। उस वक्त नहीं था। अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यह भी शुभ कार्य हो गया है, भारत एक है। अरे भारत का मतलब क्या है? कहीं भी कभी भी न कोई विरोध हो न कोई अवरोध हो। तो कुछ टेक्निकल इश्यूज रहे दशकों तक, अर्ध शताब्दी तक, 50 वर्षों से ऊपर तक, लेकिन अब हो गया है कि आप भारत में कहीं भी बस सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता, तो अब ये बताने की तो जरूरत नहीं है, चले जाओ भाई पूर्वोत्तर भारत चले जाओ, त्रिपुरा चले जाओ, आसाम चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता है। बसने भले जम्मू कश्मीर में नहीं देता था, लेकिन वहाँ जो जम्मू में रघुनाथ टेम्पल के आसपास में जो आपको ड्राई फ्रूट्स के दुकान मिलेंगे वो बिहार के लोगों के हैं, मुंगेर के तरफ के। तो वैसे भी कहावत है ना, बिहार उत्तर प्रदेश वाले डरते तो हैं नहीं, कहीं भी बस जाना है, जहाँ बस गए तो हर हर महादेव, जय महाकाल, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन तरह की चर्चा, इन तरह का जो इश्यूज है, इस तरह के जो पॉइंट्स हैं, ये कवर किए गए अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता में। अब क्या है? तीसरा बोलो, उब नहीं ना रहा है जी, इसको समझ लो। पॉलिटी बड़ा मजेदार चीज है, अगर BPSC वगैरह की तैयारी करोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब इसको ठेठी में समझ लो, बंधुआ मजदूरी सुने हो? बिहार झारखंड में बंधुआ मजदूरी बड़ा नामी चीज होता था। दादाजी भी नौकर है, बाप भी नौकर है, बेटा भी नौकर होगा, पोता भी नौकर होगा, पर पोता भी नौकर होगा। पता नहीं भाई ये कहा था वो जमींदार में जो पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरे होगा, कुछ करिए नहीं सकता है। अशिक्षा तो तब तक जो है मौलिक अधिकार था नहीं, पढ़ने ही नहीं देना है सबको। तो मूलतः जो कॉन्सेप्ट है कि यही चीज है। अब इसी का चर्चा जो है हम टेक्निकली करेंगे कि मतलब जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी मतलब क्या होता था? वो बेचारा बीमार है, कमा नहीं करेगा, रमुआ काम क्या करेगा वो? तो ई वाला जो कॉन्सेप्ट था ना कि बीमार है, मर रहा है, हर रहा है, पूरा एकदम जोते हुए हैं एकदम रगड़ के। दैट वाज द की कंटेंट बिहाइंड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉइंट इन फंडामेंटल राइट कि भैया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कि एकदम जो है उसको एकदम चूसिए मत लो आम के तरह। तो इसका जो चर्चा है अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। इसका कहाँ किया गया है? 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 सब तालमेल देखो बैठाते जा रहे हैं भाई तुम लोग के लिए। अनुच्छेद 23 और 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा है कि आप किसी का भी एक्सेसिव शोषण नहीं कर सकते हैं, न धन के आर्थिक आधार पे, न धार्मिक सांस्कृतिक, किसी भी आधार पे शोषण नहीं हो सकता है कि भैया ये फलाना है ना, इसका तो होना ही है, यही कामें करेगा, ये और क्या करेगा। नो नो नो, दैट वाज नॉट द करेक्ट कंटेंट, ये फैक्ट नहीं था। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता, यही तो भारत को महान बनाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एंड दैट फंडामेंटल राइट बेसिकली मेक्स अस कंप्लीटली स्पेशल। भारत अगर आज अनेकताओं में एकता का देश है तो पॉलिटी के लिहाज से मैं कहता हूं यह धार्मिक स्वतंत्रता का ही अधिकार है। यहाँ यह जरूरी नहीं है कि हमें गॉड इज ग्रेट कहना होगा, हमें यहाँ जरूरी नहीं है कि जय श्री राम कहना होगा, हमें यहाँ जरूरी नहीं है कि अल्लाह अकबर करना होगा। यहाँ भारत में निवास करने वाला हर व्यक्ति अपने धर्म के प्रति पूरी निष्ठा के साथ
उसको व्यक्त कर सकता है और उसको उसका पालन कर सकता है। यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ लोगों को अपने धर्म को मानने के लिए पूरी आज़ादी दी गई है। आप कभी भी देखिएगा, आप अगर चूंकि मेरी कक्षा तो एडुकेशन से जुड़ी हुई है, बट पॉलिटिकली भी पढ़ लेना। वो न्यूज़पेपर के यूजेस को मत जाओ ये कि भाई यहाँ ऐसा दिक्कत है या ऐसी समस्या है। मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ कि आज मेरे कई मित्र हैं, कई लोग, समाज के लोग सभी धर्मों के साथ मिलकर रहते हैं। पॉलिटिक्स में अब जो चर्चा हो जाए हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हम सभी लोग जहाँ जिस सोसाइटी में रहते हैं मतलब कोई दिक्कत नहीं है कि भैया तुम किस धर्म से हो, किस धर्म से हो। आदमी हूँ, तुम भी आदमी हो, चलो ठीक है, सब एक है। कोई 2 पैर और कोई 3 पैर थोड़ी होता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता जो है यह इसका जो है मूल चीज है, जिसकी चर्चा मूलतः 25, 26, 27, 28, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 में की गई। धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ की गई? 25 से 28 में की गई। इस चीज को याद रखना है, जिसमें कहीं भी न कोई व्यक्ति, न कोई राज्य, न संघ, कोई भी किसी भी भारतीय नागरिक को किसी खास धर्म को मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। यू हैव द फंडामेंटल राइट टू फॉलो योर ट्रेडिशनल, योर रिलीजियस रूल एज वेल एज कोड ऑफ कंडक्ट। यह भारत को विशिष्ट बनाता है। अब सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक, मतलब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट को समझ लो। इसका मूल उद्देश्य था कि चाहे वो कोई भी जाति, जनजाति, कोई भी ग्रुप, कोई भी समाज हो, इनको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है। कोई भी आदमी किसी भी समूह अथवा समुदाय को उनकी भाषा, लिपि या संस्कृति को बदलने के लिए न तो प्रेरित कर सकता है और न दबाव बना सकता है। मूलतः इसमें जो चर्चा होती है वह अनुच्छेद 29 और 30 की होती है। मूलतः इसमें जो चर्चा होती है 29 और 30 की होती है। किसकी होती है? 29 और 30 की होती है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। कहीं भी इस तरह का, जैसे अनुच्छेद 29 में वर्णन है कि भाई सब लोग अपने अपने भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखेंगे, उसको फॉलो कर सकते हैं। राज्य के द्वारा कभी भी उनके प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह जो है मूल चीज आपको याद रखना है। और शिक्षा का अधिकार अब जोड़ दिया गया है कि भैया यू कांट, मतलब एक चीज समझ लो, अगर तुम्हें या किसी भी व्यक्ति को समाज के किसी भी कोने में देखते हो कि कोई पढ़ने से रोक रहा है, उस पर कानूनन जुर्म है और उस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई होगी। आप किसी को भी पढ़ने से नहीं रोक सकते हैं। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार हो गया। और लास्ट में जो मेन आता है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब अरे भैया इतना अधिकार आप बना दिए हैं तो ये अधिकार कैसे चलेगा, कैसे कैसे ही वर्क करेगा? तो उसके लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार बनाया गया, जिसका जो है संविधान, ये जो है अनुच्छेद 32 में है। किसमें है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है, जिसमें यह चीज की चर्चा की गई है कि भाई ये सारे जो मूल अधिकार हैं यह एक तरीके से, एक कायदे से, एक नियम से चलते रहें और उनको फॉलो किया जाता रहे। मतलब इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट फॉर द सुपरविजन ऑफ द फर्स्ट 5 फंडामेंटल राइट एज वेल एज समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, इनके देखभाल के लिए जो एक मौलिक अधिकार बनाया गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दैट वाज द कंप्लीट कंटेंट फॉर द डिस्कशन ओवर द फंडामेंटल राइट of Constitution of India. I hope that you enjoyed my session, and the most important thing, I am just trying to give you the complete solution. मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ सरल भाषा में। याद रखना है, समानता 14 से 18, 12-13 में जनरल प्रोविजंस, फिर 19 से 22, शोषण 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, 29-30 सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यह मेरी संपूर्ण कक्षा थी। उम्मीद करते हैं कि आपको कक्षा अच्छा लगेगा। ऋषि द क्रिएटर काइंडली शेयर,
like and subscribe and give me the boost dear. आप उत्साहवर्धन करो तभी तो आदमी को मजा आएगा. If I am giving you the lecture then definitely I want your concentration over the topic. जय हिंद, वंदे मातरम. लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए.